हेलो गाइस। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 का 2.1 और 2.2 ये दोनों देखे थे। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो रोकनी पड़ी। आज इस वीडियो में हम 2.3 टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसिस के बारे में देखेंगे। देखिए गाइस, जब भी कोई इंडेक्स बनता है तो वो फर्स्ट टाइम कभी ना कभी तो बना होगा, कभी ना कभी तो उसमें कुछ स्टॉक्स ऐड हुए होंगे। तो इंडाइसिस जो फर्स्ट टाइम हम बनाते हैं, हम क्या लेते हैं, उन उस स्टॉक को लेते हैं और उनके प्राइजेस को लेते हैं। लेकिन जब भी कोई भी इंडेक्स फर्स्ट टाइम बनेगा, उसकी जो बेस वैल्यू हम लेंगे वो 100 लेंगे। ठीक है। सपोज आज चल रहा है 2022 और आज हमने कोई इंडेक्स बनाया। और अगर आज हम कोई इंडेक्स बना रहे हैं, कोई भी नया इंडेक्स अगर हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसकी बेस वैल्यू 100 रहेगी। ठीक है। और उसमें जितने भी स्टॉक होंगे हम उसको ऐड कर लेंगे। तो ऐसे ही जब फर्स्ट टाइम निफ्टी बना, या फर्स्ट टाइम डाउ जोन्स बना, या फर्स्ट टाइम नैस्डैक बना, कोई किसी भी कंट्री का इंडेक्स बना, वो इन्हीं 4 मेथड से बना और सबका बेस वैल्यू फर्स्ट टाइम 100 ही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि बेस कुछ तो लेना पड़ेगा, तो 100 लेंगे। मैथमेटिकल रूल है, तो उस पर नहीं जाएंगे। तो जो हमारा किसी भी कंट्री का इंडेक्स की जो कंपटीशन होती है, या किसी भी कंट्री का जो इंडेक्स बनता है, वो 4 मेथड से बनता है। फर्स्ट है कैपिटल मार्केट वेटेड इंडेक्स। ठीक है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स, प्राइस वेटेड इंडेक्स, ठीक है, इक्वल वेटेड इंडेक्स। ठीक है। तो ये 4 तरह के मेथड हैं जिससे कोई भी कंट्री का इंडेक्स जो है वो बनता है। जो हमारा इंडिया का इंडेक्स जो बना हुआ है, वो बना हुआ है कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड इंडेक्स से। ठीक है गाइस, इसमें पेपर में इससे क्वेश्चन आता है और वो आपको कहेगा कि इस इंडेक्स की मुझको वैल्यू निकाल के दो। ठीक है। तो देख लेते हैं गाइस ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट मेथड की, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स की। गाइस, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी कंपनियां हमको अपने इंडेक्स में डालनी है, उन कंपनी के जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो आप उठा लीजिए। वो आपको कहाँ से मिलेंगे? कंपनी की बैलेंस शीट से। उसमें हम नहीं जा रहे, वो हमारे कोर्स कंटेंट का या एग्जाम कंटेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है। और उसकी जो करंट वैल्यू है, उसकी जो करंट की जो वैल्यू है शेयर प्राइस की, वो ले लो। ठीक है गाइस। और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमें प्राप्त होगा, जो हमें मिलेगा, वो मिलेगा उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है। ऐसे ही आपको जितने भी अपने इंडाइसिस में, अगर निफ्टी 50 की बात करें, तो निफ्टी 50 में अगर हम बना रहे हैं, तो 50 कंपनीज की कैपिटलाइजेशन हमने ऐसे ही नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बैलेंस शीट से लिया और उनका करंट मार्केट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने हर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाली। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं गाइस, उस वैल्यू से हर कंपनी को एक वेट दे देते हैं और उस वेट के अकॉर्डिंग हम निफ्टी 50 इंडेक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। या फिर किसी भी इंडेक्स की वैल्यू निकालते हैं जिस जो कि निकला हो किससे, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स मेथड से। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में, इन दिस मेथड ऑफ कैलकुलेशन ईच स्टॉक इज गिवन वेटेड अकॉर्डिंगली टू इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है। सो हायर द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ constituent, higher it is weighted in
द इंडेक्स, ठीक है। मतलब जिस कंपनी की जितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी होगी तो उसको हम हायर वेट देंगे। सिंपल। मान लीजिए हमने निफ्टी 50 में 50 कंपनीज डाली हैं, उसमें कुछ हमने छोटी कंपनी डाली होंगी जिनका वैल्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका ज़्यादा होगा उसका वेट अपने आप ही ऑटोमेटिक हायर आएगा। और अगर हायर आएगा तो उसकी वैल्यू, जो उसका जो मूवमेंट होगा वो इंडेक्स में हायर वेटेज देगा। मतलब अगर मैं बात करूं, आज के टाइम पे जो हायर वेट रखता है निफ्टी 50 में वो है रिलायंस। और अगर HDFC उसकी बात करें बैंकिंग की, तो HDFC बैंक। तो अगर रिलायंस ही अपने आप में 10% मूव हो गया ना, तो समझ लीजिए इंडेक्स आपका 10% मूव हो गया, निफ्टी 50 आपका 10% मूव हो गया। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स में रिलायंस का हायर वेट है। हायर वेट क्यों है? क्योंकि उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हायर है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। बुक वैल्यू की बात नहीं करी हमने, हमने किसकी बात करी है? करंट मार्केट प्राइस की। आप चाहिए कैलकुलेट कैसे होता है? कैलकुलेटेड बाय मल्टीपल द टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, मैंने आपको बताया, टू इट्स करंट मार्केट प्राइस। अब क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या लिया, एबीसी कंपनी विद ये है आपके 5 लाख, यस 5 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग एंड अ शेयर प्राइस ऑफ ₹120। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारे पास आ गई, जो है 600 करोड़। ठीक है, ये इन्होंने एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाली है। अब नीचे आओ, नीचे इन्होंने क्या किया गाइस, इन्होंने जैसे निफ्टी 50 में 50 स्टॉक का इंडेक्स बनाया है, ऐसे इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया है, सिर्फ 5 कंपनी ली है। ठीक है, समझाने के लिए सिर्फ 5 कंपनी ली। और ये क्या कहते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देयर आर 5 स्टॉक्स इन एन इंडेक्स। इनके हिसाब से जो ये इंडेक्स बना रहे हैं उसमें 5 कंपनियां ले रहे हैं। और वही जब ये इंडेक्स चालू हुआ तो उन्होंने माना क्या मतलब, कोई भी इंडेक्स बनेगा तो उसकी बेस वैल्यू हम 100 ही लेंगे। ठीक है ना गाइस, 100 ही लेंगे। तो ये इंडेक्स इनका बना जनवरी 1995 को, जिसमें इन्होंने 5 कंपनियां ली, AZ, BY, CY, DW और EU। और स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस था 1/95 को, वो था 150, 300, 450, 100 और 250। और इनके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं? 20 लाख, 12 लाख, 16 लाख, 30 लाख, 8 लाख। और जो इन्हीं कंपनियों का आज का भाव चल रहा है, इन्हीं कंपनियों का आज का भाव चल रहा है, वो चल रहा है 650, 450, 600, 350 और 100। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया मान लीजिए। अब वो ये कहेगा इन कंपनीज को लेकर के इस इंडेक्स की वैल्यू निकालो ऑन 1 जनवरी 1995 और टुडे करंट डेट के हिसाब से, जो उन्होंने 650, 450 दिया। तो आपको उस 1 जनवरी की भी इंडेक्स की वैल्यू एग्जाम में पूछेगा और आज की भी इंडेक्स की वैल्यू आपको पूछेगा। तो देखें इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। आप इजीली कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं एग्जाम में, मैंने आपको पहले ही बताया, आप एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो भी आपको मेथड इजी लगे आप वो ले लीजिएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको 2 डेसिमल तक दे रखा है तो आप कैलकुलेटर पे या एक्सेल पे 2 डेसिमल तक ही वैल्यू को डालें। क्योंकि सपोज मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब आप एग्जैक्ट आंसर जो है वो है 296.28। और अगर आप ये पीछे के पॉइंट में कुछ गड़बड़ कर देते हैं और वहाँ पे 4 ऑप्शन आ गए 296.28, 296.00, तो आपका अगर कोई वेरिएशन हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बेकार में आपका टाइम वेस्ट जाएगा। तो जितनी भी एग्जैक्ट वैल्यू है वो पूरी एग्जैक्ट वैल्यू ही आप लेंगे पूरे पूरे कैलकुलेटर पे या पूरे पूरे एक्सेल पे। ठीक है, तो देखें कैसे निकाला इन्होंने, मैंने बताया जितने भी उन शेयर्स, यहाँ पे इन्होंने शेयर प्राइस नहीं लिखी है, आप लिख लीजिएगा। ये है AZ का, ये है BY का, ये है CX का, ये है DW का और ये है EU का। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय उनका प्राइस। तो हमारे पास उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगी। उन मार्केट कैपिटलाइजेशन का टोटल कितना आ गया, 18,800। ठीक है, 18,800। अब हम देंगे इनको वेट,
अब हम इनको क्या देंगे, वेट। तो 3000 डिवाइडेड बाय 18800, तो आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये आएगा 3600 डिवाइड बाय दिस, ऐसी 7200 डिवाइड बाय दिस। तो हर कंपनी का वेट आ गया, और ये ऑलवेज हमेशा इक्वल होगा 1 के। ठीक है, तो इनका वेट आ गया। अब आपको क्या करना है, इस जो ये वेट निकला है, ये जो वेट निकला है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इनके ओल्ड प्राइस से। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, और इन वैल्यू का सम ये आएगा। तो यानी कि ऑन 1/1/1995 को इन 5 कंपनियों को अगर हम इंडेक्स में डालते, तो इन पांचों कंपनियों के इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 296.28। और आज का जो प्राइस है हम आज के अकॉर्डिंग भी निकाल लेंगे। तो आज के अकॉर्डिंग हम लेंगे तो क्या लेंगे, करंट प्राइस। ठीक है, और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे कि मल्टीप्लाई करके किससे, जो उनके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है। वेट निकालेंगे, वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, न्यू प्राइस से। और हमारे पास आज का जो इसका इंडेक्स का वैल्यू है वो आ जाएगा। तो ये पिछला और ये इतना, तो देखिए कितना ग्रोथ हुआ, 296 से 525 हो गया। ठीक है, अच्छा, कभी कभी क्वेश्चंस में, पेपर्स में क्या होता है कि जो करंट ईयर होता है उसमें आउटस्टैंडिंग शेयर अगर वो कह रहा है कि मान लीजिए पुराने थे 20 लाख और आज करंट डेट में ये हो गए मान लीजिए 25 लाख, तो आप यहाँ पे 25 लाख कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये जो आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला है, तो आप 650 मल्टीप्लाई बाय 20 नहीं लेंगे। तो अगर क्वेश्चन आपको कह रहा है करंट में मार्केट जो आउटस्टैंडिंग शेयर है वो बढ़ गए हैं, बढ़कर 25 हो गए हैं, तो आप 650 मल्टीप्लाई बाय 25 लेंगे। फिर इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, हमने निकाल लिया। इनमें फॉर्मूला दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया, उन्होंने जस्ट लिख दिया। तो हमारा जो वैल्यू जो पोर्टफोलियो का है वो अगर हम निकालें कितना बढ़ गया, तो देखिए पुराना वैल्यू कितना था, 296.28, नया वैल्यू कितना हो गया, इतना। और अगर हम उसका देखेंगे तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो प्रेजेंट वैल्यू का जो बढ़ा वो 177.22 के हिसाब से बढ़ा। तो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंडेक्स अंडर मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड एवरेज मेथड इज 177.2। द पॉपुलर इंडाइसेस इन इंडिया निफ्टी एंड सेंसेक्स आ गया ना, अर्ली डिजाइन द मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड। ठीक है, ठीक है, तो वेट जो हमने निकाला वो वेट गिरा। अच्छा, अगर हम वेट की बात करें, अगर हम इंडेक्स की ओल्ड इंडेक्स की वैल्यू की बात करें, तो वो क्या आई होगी, बेस तो हमने 100 लिया, तो 296.20। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या क्या होगा, इसको बेस हमने क्या लिया था 100, तो 100 लिया होगा, तो ये अप्रॉक्स 2.96 के आसपास आया होगा। तो अगर हम आज की वैल्यू बात करें तो इंडेक्स की वैल्यू आज क्या आई, आज की वैल्यू डिवाइडेड बाय पिछली वैल्यू, क्योंकि अब पहले बेस हमने क्या लिया था 100, और अब क्या लेंगे, अब क्या लेंगे जो ये वाली, क्योंकि हमने जब इसको बेस बनाया, जब हमने इसको निकाला होगा, तो इंडेक्स की जो वैल्यू आई होगी वो क्या होगी, 296.28 डिवाइड बाय 100, और उसको मल्टीप्लाई किया होगा 100 हमने परसेंटेज निकालने के लिए, तो 296 ही आई होगी। ठीक है, और अगर हम आज की देखें तो बेस लेंगे पिछले वाला, बेस लेंगे पिछले वाला, और आज की मार्केट कैपिटलाइजेशन इंटू मल्टीप्लाई 100, तो आज का जो इंडेक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 177.22। ठीक है, अब आइए फ्री फ्लोट मार्केट क्या होता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं जब हम किसी भी कंपनी की शेयर होल्डिंग में से वो शेयर निकालते हैं जो कि एक्सचेंज पे ट्रेडेड हो रहे हैं। उस एक्सचेंज पे ट्रेडेड होने वाले जितने भी नंबर ऑफ शेयर हैं उसको हम कहते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब कौन कौन से जर्नली हम देखें कि कौन कौन से जर्नली ट्रेड होते हैं, तो जो प्रमोटर्स होते हैं उनके शेयर्स आप निकाल दीजिए। बाकी जितनी भी होल्डिंग है रिटेलर्स के पास, एफआईए के पास, टीआई के पास, म्यूचुअल फंड्स के पास, वो सारे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में आएंगे। अगर आपसे एग्जाम में आता है कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से इंडेक्स की वैल्यू निकालिए,
तो ज़रूर आपको शेयर्स की होल्डिंग दी होगी इन स्प्लिट करके, प्रमोटर की होल्डिंग इतनी और अदर देन प्रमोटर होल्डिंग इतनी। तो आपको जब आपने ऊपर आउटस्टैंडिंग लिया तो ऐसे नीचे आप कौन सी लेंगे, होल्डिंग अदर देन प्रमोटर्स। ठीक, क्योंकि प्रमोटर्स कौन है, कंपनी के मालिक है, और कंपनी के मालिक रेयरली अपनी जो होल्डिंग है उसमें ट्रेडिंग करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं। और अगर उसमें बेचते और खरीदते भी हैं तो उसका सेबी का पूरा प्रोसेस होता है, पूरा सेबी उसको रेगुलेट करता है कि वो कब बेचेंगे, कैसे बेचेंगे। इंडिया में बहुत कंपनियां ऐसी हैं जिसमें प्रमोटर होल्डिंग है ही नहीं। एग्जांपल देता हूँ आपको, आईटीसी, ठीक है, एलएनटी, ये सारी हैं जिसमें प्रमोटर होल्डिंग है ही नहीं। सारा का सारा जो स्टेक है वो एफआईआई और डीआई के पास है, इसलिए इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ लेते हैं। इन अ वेरियस बिजनेस इक्विटी होल्डिंग इज डिवाइडेड डिफरेंटली अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। कौन कौन है उसमें, प्रमोटर्स, इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल्स एक्सेट्रा। मार्केट हैज स्टार्टेड to segregate this on the basis of what is readily available for trading, what is readily available for trading और what is not। तो जो अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए उसे हम फ्री फ्लोट मार्केट में काउंट करेंगे। ठीक है, क्या कहता है, द वन अवेलेबल फॉर इमीडिएटली ट्रेडिंग इस कैटेगरी एज अ फ्री फ्लोट। ठीक है, जो अवेलेबल हैं, अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं, उसको हम काउंट करेंगे एज अ फ्री फ्लोट में। ठीक है, ये लिखा है इसमें, इसको अपडेट कर लेते हैं आगे। एंड इफ वी कंप्यूट द इंडाइसेस बेस्ड ऑन वेट ऑफ ईच सिक्योरिटी बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, इट कॉल्ड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। इंडेक्स बोथ निफ्टी एंड सेंसेक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज मूव्ड टू फ्री फ्लोट बेसिस। SX 40 indexes of MESI इज आल्सो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। वो कह रहा है पहले कभी निफ्टी 50 को हम फ्री फ्लोट के थ्रू इंडेक्स को कैलकुलेट करते थे। ठीक है, अर्लियर, अभी नहीं। ठीक है, अब आते हैं प्राइस, प्राइस वेटेड इंडेक्स। प्राइस वेटेड इंडेक्स में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्राइस ले लेते हैं और प्राइस का वेट निकाल लेते हैं, उसको हम नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते ही नहीं, बाकी सब सेम रहता है, बाकी सब सेम रहता है। तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा गाइस, सेम है जैसे हमने एग्जांपल 1 किया है, हमें बस नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करना, जो उसके जो प्राइस हैं, जो उनके प्राइस हैं वही उसी का वेट निकाल के और उसके वेट को मल्टीप्लाई कर देना इससे। तो देखिए पहले 310 आ गया और ये 532 आ गया। ठीक है, अब 532 बटा 310 इंटू 100 निकाल लिया, तो पहले जो आंसर आता 171.22 और यहाँ पे देखिए 171। तो दोनों का जो आंसर है वो डिफरेंट डिफरेंट है। पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि अगर हम इंडेक्स की कंपटीशन कर रहे हैं प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड से और मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से, क्या उन दोनों का आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा। तो आपको लिखना है नहीं, सेम नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जो अमेरिका का डाउ जोन्स है, ठीक है, और जापान का निकाई है, वो प्राइस वेटेड इंडेक्स के थ्रू कैलकुलेट होता है। ये आप अपनी डायरी में नोट भी कर सकते हैं। और जो इंडिया का होता है वो किससे होता है, वेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन से, लेकिन पहले किससे होता था, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से। ठीक है, अब आते हैं इक्वल वेट इंडेक्स। इक्वल वेट इंडेक्स में हम क्या करते हैं, जितने भी शेयर के जो प्राइस चल रहे होते हैं उनको इक्वली वेट देते हैं। इक्वली वेट देते हैं कैसे, उन सबका एवरेज लेते हैं। ठीक है, पहले के जो प्राइस हैं वो ये थे, ये वाले, ठीक है, और जो आपके प्राइस हैं वो ये। तो हम क्या करेंगे, इन सब का एवरेज कर लेंगे और इन सब का भी एवरेज कर लेंगे और इन दोनों के एवरेज के अकॉर्डिंग इंडेक्स की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए पहले का एवरेज आया ये और आपका एवरेज आया ये, तो अब वाला डिवाइड बाय पहले वाला इंटू में 100, तो इंडेक्स की वैल्यू आ गई 204। ठीक है, अब उसके बाद गाइस एक 2.4 में आते हैं, कहता है आर्बिट्रेशन ऑफ एन इंडेक्स। जस्ट रीड कर लेते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अ गुड मार्केट इंडेक्स शुड हैव फॉलो एट्रीब्यूट्स। ठीक है, क्या है, इट शुड रिफ्लेक्ट द मार्केट बिहेवियर। मैंने आपको बता दिया, अगर इंडेक्स ऊपर है तो समझ लीजिए मार्केट ऊपर है। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे देखना है कि मेरा पोर्टफोलियो अप है या नहीं, तो मुझे अपना पोर्टफोलियो चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली जाऊंगा और निफ्टी को देख लूंगा। अगर निफ्टी ऊपर है तो समझ लीजिए मेरा इंडेक्स ऊपर ही है। ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो ऊपर ही है। ठीक है, अगर मुझे इंडिया की इकोनॉमी देखनी है, ऊपर चल रही है, नीचे चल रही है, तो मैं सिंपली जा करके निफ्टी 50 को देख लूँगा, सेंसेक्स को देख लूँगा, मेरा काम खत्म।
नेक्स्ट, इट शुड बी कंप्यूटेड बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एंड बी फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ एनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, जो हर इंडेक्स है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, उसके ऊपर किसी का उस किसी थर्ड पार्टी का किसी भी तरह से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। मार्केट जो मार्केट है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रही है। कोई एक बंदा मार्केट हिला सकता है क्या? नहीं। जो इंडिया की इकोनॉमी होगी उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव करेगा। एंड इट शुड बी प्रोफेशनली मेंटेन, और इसको प्रोफेशनली मेंटेन करा जाता है। ठीक है गाइस, अब आते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट। इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होती है? अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, किसी भी शेयर का बिड और आस्क, यानी कि बाय और सेलर जितने दूर दूर खड़े होंगे वो उस शेयर की इम्पैक्ट कॉस्ट है। ठीक है, अब इधर देखिए आप, अभी मैंने पढ़ा नहीं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। देखिए आसान भाषा में समझेंगे। बायर खड़ा है 4 रुपये पे। देखिए ये बायर है, ये बायर खड़े हैं सारे। 1000 शेयर लेके खड़ा है बायर 4 रुपये पे, 1000 फिर शेयर लेके बायर खड़ा है 3 रुपये 90 पैसे पे। और सेलर खड़ा है 4.5 रुपये पे 2000 शेयर लिए हुए, 4 रुपये 55 पैसे पे 1000 शेयर लिए हुए। ठीक है, तो बायर भी खड़ा है और सेलर भी खड़ा है, लेकिन बायर खड़ा है 4 रुपये पे और सेलर खड़ा है 4.5 रुपये पे। इट मीन्स क्या? जो 50 पैसा है, यानी कि उस पर तो ना बायर खड़ा है ना सेलर खड़ा है। यानी कि अगर किसी को शेयर बाय करना है तो उसको 4 पे ही मिलेगा। वो चाहे अगर मेरे को 4 रुपये 10 पैसे पे या 4 रुपये 20 पैसे पे या 4 रुपये 30 पैसे पे या 4 रुपये 40 पैसे पे मिल जाए, उसको मिलेगा ही, तो बायर अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है ना? तो मैं जो चाहता हूँ, मुझे जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि जो बायर और सेलर हैं वो अलग अलग वैल्यू पे खड़े हैं। चाहते तो 10 पैसे पे भी बायर और सेलर हो सकते, लेकिन नहीं है। अब जब वो नहीं है तो मेरे को मजबूरी में अगर बाय करना है और मैं बाय 4 पे करूँगा, मुझे जो सेल करना है तो साढ़े 4 रुपये पर बाय करूँगा तो 4 रुपये। तो जो 50 पैसे का जो गैप आ गया, इसको इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, इसी को ही लिक्विडिटी क्रंच भी कहते हैं। ठीक है, मैंने स्टॉक्स में इतना आप चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इम्पैक्ट कॉस्ट समझनी है, लिक्विडिटी क्रंच समझना है, तो आप जाइए एमआरएफ के शेयर में, वहाँ आपको ह्यूज इम्पैक्ट कॉस्ट दिखेगी। 2-2 हज़ार रुपये पे बायर खड़ा होगा, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये के गैप पे बायर और सेलर आपको खड़े मिलेंगे। लेकिन वहीं आप आईटीसी जैसे शेयर में जाएं तो आपको हर 10 पैसे पे एक बायर सेलर मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? कि जो बायर और सेलर जितने गैप पे खड़े हैं, यहाँ पे लड़ाई हो रही है। बेसिकली क्या लड़ाई हो रही है? बायर कह रहा है मैं 4 रुपये, बायर कह रहा है मैं 4 रुपये से ऊपर 1 रुपया में खरीदूंगा नहीं। सेलर कह रहा है कि मैं 4.5 रुपये से ऊपर बेचूंगा नहीं, 4.5 रुपये से नीचे बेचूंगा नहीं। ठीक है, और मैं आ गया बीच में, मैं कह रहा नहीं भाई, मेरे को तो 4 रुपये 10 पैसे पे चाहिए, मेरे को तो 4 रुपये 10 पैसे पे चाहिए। लेकिन सेलर खड़ा है यहाँ अड़ियल, तो कह रहा है मैं 4.5 रुपये दूंगा। ठीक है ना? मेरे को चाहिए 4 रुपये 10 पैसे पे। अगर 4 रुपये 10 पैसे का सेलर यहाँ होता तो मेरे को बल्ले बल्ले। लेकिन यहाँ जो सेलर खड़ा है 4 रुपये 50 पैसे पे खड़ा है, और जो बायर खड़ा है वो 4 रुपये पे चढ़ा है। लेकिन अगर मैं अब यहाँ आ गया इस मार्केट में और मैं कह रहा हूँ भाई मेरे को तो 4 रुपये 10 पैसे पे चाहिए, मुझे तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेचने वाला 4.5 पे खड़ा है और मुझे मजबूरन कितने पे खरीदना पड़ेगा? 4.5 पे। मैं खरीदना कितने पे चाहता था? 4 रुपये 10 पैसे पे, और खरीदना कितने पे पड़ रहा है मुझे? 4 रुपये 50 पैसे पे। तो इन दोनों का आप डिफरेंस कर लीजिए, कितना आएगा? 40 पैसे। वो 40 पैसे को ही इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है गाइस, तो इसको आप पढ़ लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और बताऊं, अगर आपको लाइव देखना हो इम्पैक्ट कॉस्ट, आप जाइए सिल्वर की फ्यूचर की ट्रेडिंग को सुबह 9 बजे खोलिए। ठीक है, आपको दिखेगा सिल्वर में 200 300 300 रुपये का इम्पैक्ट कॉस्ट दिखेगा। ये क्या है? बेसिकली ये क्या है? बायर की और सेलर की कॉस्ट है। भैया बेचने जा रहा हूँ तो मेरे को मेरा भाव नहीं। हाँ, अगर आपको इम्पैक्ट कॉस्ट का शिकार नहीं होना, आप अपना लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दो। अगर भाव आ गया अगर भाव आ गया तो आपको आपके भाव पे प्राइस पे मिल जाएगा। लेकिन इम्पैक्ट कॉस्ट का जो
तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो लोग शिकार होते हैं वो होते हैं इंट्राडे ट्रेडर। क्यों? मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर क्या होता है, अभी हमने ऊपर बेसिक में पढ़ा था, जब हमने स्पेकुलेटर के लिए पढ़ा था, वो मोमेंटम को चेज करता है। उसको तो ये लगता है कि आने वाले 5 मिनट में प्राइस ऊपर जाएगा, तो वो किसी भी भाव पे खरीदने को तैयार हो जाता है, किसी भी भाव पे खरीदने को तैयार। यहाँ सेलर 4.5 रुपये पे खड़ा है, वो कहता है दे दे 4.5 रुपये दे दे, क्योंकि मेरे को तो लगता है 5 मिनट बाद ये भाव 7 रुपये पहुंच जाएगा। वो इस बात का फर्क करता ही नहीं कि खरीदने वाला तो 4 रुपये बैठा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा शिकार जो होता है इम्पैक्ट कॉस्ट का, वो इंट्राडे ट्रेडर ही होता है। ये भी आप आज लिख के रख लीजिए। हाँ, जो इन्वेस्टर होगा वो लिमिट ऑर्डर लगाएगा और कभी भी शिकार नहीं होगा। वो लिमिट ऑर्डर कैसे लगाएगा, मेरे को ये शेयर 4 रुपये 10 पैसे पे चाहिए, तो मैं अपने डीमेट अकाउंट में जाऊंगा, लिमिट ऑर्डर डाल दूंगा 4 रुपये 10 पैसे। अब मेरा 4 रुपये 10 पैसे आ जाए, कल आए नहीं आए, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे को अपने प्राइस पे चाहिए, तो मैं कभी भी इम्पैक्ट कॉस्ट का शिकार नहीं होऊंगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, लिक्विडिटी इन द liquidity in the context of stock market mean a market where larger are executed without moving the prices. Let us understanding the help of an example. The order book of a stock at a point in time is as follows. तो ये जो स्क्रीन है, ये किसी भी शेयर की बिड और आस्क की स्क्रीन है। आप किसी ब्रोकर में जाएंगे तो आपको स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये 4 रुपये का भाव है ना, तो मान लीजिए ये येस बैंक, हाँ येस बैंक का बिड एंड आस्क है, या फिर वोडाफोन का बिड एंड आस्क है। अब इसको मान लीजिए उन्हीं का भाव इतना नीचे तक जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। इन ऑर्डर इन द ऑर्डर बुक गिवन बिलो देर आर 4 बाय ऑर्डर्स एंड 4 सेल ऑर्डर्स। 4 है ना, मतलब एक बायर खड़ा है 1000 क्वांटिटी पे कि मैं 1000 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ 4 रुपये पे। दूसरा बायर खड़ा है मैं 1000 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ 3 रुपये 90 पैसे पे, सो ऑन। ठीक है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द बाय प्राइस एंड द सेल प्राइस इज 50 पैसा। वही आ गया ना, मैंने आपको क्या बताया, 50 पैसा आ गया ना। बायर कितने पे खड़ा है, 4 रुपये पे, सेलर कितने पे खड़ा है, 4.5 रुपये पे। तो ये जो बिड एंड आस्क का जो डिफरेंस है, इसी को इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब आइए, कॉल्ड बिड एंड आस्क स्प्रेड। ठीक है, इफ अ पर्सन प्लेस अ मार्केट 100 शेयर। अब मान लीजिए ये पर्सन मैं ही हूँ, मैं 100 शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो इट वुड बी मैच अगेंस्ट द बेस्ट अवेलेबल। तो मेरे को कितने पे मिलेगा, 4.5 रुपये मिलेगा, क्योंकि सेलर कितने पे खड़ा है, 4.5 पे खड़ा है। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा अगर खरीदना चाहता हूँ तो 4.5 पे खरीदूँ और आ जाऊँ। ठीक है, सिमिलरली इफ ही प्लेस और सेल ऑर्डर 100 शेयर, पहले तो मैं क्या बन रहा था इन क्वेश्चन के हिसाब से, बायर। अब मैं क्या बना हुआ हूँ, सेलर। तो अगर मुझे अपना इमीडिएट माल बेचना है तो बायर कितने पे खड़ा है, 4 पे, तो मुझे 4 पे बेचना पड़ेगा। वही कह रहा है, द शेयर वुड बी सोल्ड एट 4। अगर मैं बायर हूँ तो मुझे 4.5 पे ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सेलर 4.5 पे खड़ा है। और अगर मैं सेलर हूँ तो मुझे 4 रुपये पे बेचना पड़ेगा, क्योंकि 4 रुपये पे ही बायर खड़ा है, बेच। ठीक है, समझ गए मेरी बात। और ये सिर्फ कब, जब 100 शेयर, क्योंकि 100 शेयर तक तो कोई पंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है 2000, और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है 1000। अगर मान लीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आगे बात करेगा 3000 शेयर के लिए, 3000 शेयर। अब पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हेंस इफ द पर्सन बाय 100 शेयर एंड सेल। अच्छा, ये जो इन्होंने बात करी ना, ये एक मिनट, ये यहाँ से यहाँ तक जो इन्होंने बात करी है ना, ये बेचारे इंट्राडे ट्रेडरों के बारे में बात करी है। वो ये कह रहा है, मैं आया, मैंने बटन दबाया, टक, प्राइस बढ़ेगा। मैं आया, इंट्राडे ट्रेडर, प्राइस बढ़ेगा, बाय करा, प्राइस बढ़ा, उल्टा घट गया। मैंने एकदम बाय किया और विद इन अ सेकेंड उसको काट दिया, विद इन अ सेकेंड अपने सौदे को उड़ा दिया। तो मैं शिकार हो गया नहीं हो गया। कितने पैसे का हुआ, बिड एंड आस्क का डिफरेंस देख लीजिए, कितना है बिड एंड आस्क का डिफरेंस, 4 और 4.5, कितना, 50 पैसा। और 50 पैसा को
आप 100 से गुणा कर दीजिए, तो वो क्या है 50 पैसा। तो इसने बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया हुआ है। आप सीधा एग्जाम में बिड को उठा लो, आज को उठा लो, दोनों को माइनस कर दो, दैट इज इम्पैक्ट कॉस्ट, बात खत्म। अच्छा, अब वो कह रहे हैं वही चीज़ हम 3000 शेयर के लिए करना चाहते हैं। 100 के लिए तो बड़ा आसान था, 100 के लिए तो बड़ा आसान था। अब 3000 शेयर के लिए करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? सबसे पहले बाई साइड पर खड़े हो जाते हैं, फिर एक बार बायर बनेंगे, फिर एक बार सेलर बन जाएंगे। अब सपोज मैं बाय करना चाहता हूँ, अब मैं बाय करना चाहता हूँ 3000 शेयर। तो अब मैं जब बाय करना चाहता हूँ तो सेलर कितने पे खड़ा है आप देखिए। पहला सेलर जो खड़ा है, इफ हाँ ये सपोज अ पर्सन वांट टू बाय एंड देन सेल 3000 शेयर, वही इंटरडे की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटरडे की बात कर रहे हैं। तो पहले तो वो बाय करेगा और फिर वो सेल करेगा। तो अब वो कह रहा है द सेलर ऑर्डर विल हिट द फॉलोइंग बाय ऑर्डर। मतलब ये कह रहा है कि जब मैंने उसको बेचा, दरअसल क्या है ना मैं बताऊं, ये वाला सबसे पहले आप इसे समझिए, इसे मत समझिए, ये तो बेचने, आप इसे समझिए पहले। जब वो ऑर्डर मैं जब बाय करूंगा जब तो सेल करूंगा, फॉर द अंडरस्टैंडिंग। वैसे इंटरडे में सेल करके बाय कर सकते हैं, लेकिन आप पहले इसको समझिए। अगर मैं पहले बाय करूंगा तो जब मैं बाय करने जाऊंगा तो सेलर कितने पे खड़ा है, 4.5 पे और 5.5 पे। मैंने ये ले लिया 4.5 पे और 4.55 पे। और जब मैं सेल करने जाऊंगा तो बायर कितने पे खड़ा है, 4 पे और 3 रुपये 90 पैसे पे। और बाकी का ही तो हज़ार 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 इसे ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। तो वो इसने करके यहाँ दिखाया हुआ है। अब इसका नेट नेट इफेक्ट क्या आएगा वो आप ये देखिए। 100 वाले को कितने का घाटा हुआ था, जो 100 वाला इंट्राडे ट्रेडर था उसको कितने का घाटा हुआ, 50 पैसे का। 100 से गुणा करा तो 50 आया। और अगर आप इसको देखोगे, तो इसको कितने का घाटा हुआ देखिए। मैंने क्या आपको क्या बोला था, बिड का और आस्क का आप माइनस कर दीजिए और गुणा कर दीजिए, किस मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, उसके नंबर ऑफ शेयर्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने वही किया, इसने पहले दिखाया, इसने 100 शेयर बाय करे 9 रुपये 80 पैसे से और सेल करे 9 रुपये 90 पैसे से, ठीक है, सेल क्वांटिटी करी। फिर इसने 2000 शेयर बाय करे 9 रुपये 70 पैसे पे। इसे पढ़ लेते हैं एक बार गाइस, ठीक है। चलो यहाँ पे आ गए। देयर इज इंक्रीज इन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर एन ऑर्डर साइज 3000 शेयर, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे, उसको इम्पैक्ट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी ज़्यादा हमारी इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू 100 शेयर। सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या करें, जो स्मॉल ट्रेडर होगा उसकी कॉस्ट स्मॉल होगी, जो हाई ट्रेडर होगा उसकी जो कॉस्ट होगी, इम्पेक्ट कॉस्ट वो हाई होगी। नाउ वी कम अक्रॉस द टर्म कॉल्ड इम्पेक्ट। वी हैव टू स्टार्ट डिफाइन द आइडियल प्राइस ऑफ एवरेज ऑफ द बेस्ट बिड एंड ऑफर प्राइस इन अवर एग्जाम्पल 4 एंड 4.5। ये कौन सा केस है, ये अच्छा ये ये 4 और 4.5 वही कह रहा है कि जो बिड और आस्क जो खड़े हैं, वो 4 पे खड़ा है और 5 पे खड़ा है, ठीक है। ये इन्होंने जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जाम्पल दी, पर जो मैंने आपको बताया ना आप इसको ध्यान रखिए। अगर आप चाहें तो इसकी भी इम्पैक्ट कॉस्ट निकाल सकते हैं। इसकी इम्पैक्ट कॉस्ट कैसे निकलेगी, इसकी इम्पैक्ट कॉस्ट कैसे निकलेगी, सिंपल सी बात है ना, 4.5, एक मिनट, इसकी सिंपल सी आप इम्पैक्ट कॉस्ट निकाल लीजिए। शायद उन्होंने नीचे निकाल रखी है, अब निकलवाता हूँ, ठीक है, निकलवाता हूँ आपको। नाउ वी कम अक्रॉस आवर एग्जाम्पल दैट इज 4.25 डिवाइड बाई 2 लिक्विडिटी मार्केट, एक मिनट के, ये जो यहाँ से सब ऐसे ही है, एक मिनट, ये इन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया नीचे का। इस ऊपर का जो क्वेश्चन था वो अलग था और नीचे का क्वेश्चन जो है इन्होंने अलग कर दिया। बेसिकली आप बस ये समझ के रखिए, जो बिड एंड आस्क दोनों जो लोग अपने प्राइस अलग अलग प्राइस पे खड़े हैं और बीच में और भी प्राइस हो सकते थे और वो आपको नहीं मिल रहे, तो वो आपकी इम्पैक्ट कॉस्ट है। और नीचे इन्होंने ये दूसरा एग्जाम्पल दिया है। दूसरे एग्जाम्पल में ये बात कर रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप कुछ शेयर 4 पे खरीद लीजिए, कुछ शेयर 4.5 पे खरीद लीजिए और उसको डिवाइड बाय कर दीजिए। इससे जो आपकी इम्पैक्ट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। जो शेयर आप सारे 4.5 पे खरीदना चाहते थे, या जो शेयर आप सारे 4 पे खरीदना चाहते थे, आप उसका एवरेज कर लीजिए। कुछ शेयर आप 4 पे खरीद लीजिए, कुछ शेयर आप 4.5 पे खरीद लीजिए। इससे आपको जो शेयर जो पड़ जाएंगे वो 4 रुपये 25 पैसे से पड़ जाएंगे। बेसिकली सारा इन्होंने ये वही समझा रखा है टोटली।
ठीक है, ये सारा वही है, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट जो बात है वो यही है कि आपको पता होना चाहिए इम्पैक्ट कॉस्ट क्या है। ठीक है, अब आते हैं आगे। आगे इंडेक्स मैनेजमेंट। गाइस, इंडेक्स मैनेजमेंट अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं, जो कंट्री है और उसकी इकोनॉमी ईयर बाय ईयर, डे बाय डे इम्प्रूव होती रहती है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। अगर मैं बात करूं आज से पहले की, तो पहले इतना आईटी बूम नहीं था। पहले के इंडेक्स में इन्फोसिस नहीं था, पहले के निफ्टी 50 में विप्रो नहीं था, लेकिन आज के इंडेक्स में विप्रो है, आज के इंडेक्स में निफ्टी है। पहले के इंडेक्स में क्या था, पहले के इंडेक्स में जो उस टाइम इकोनॉमी चल रही थी उस हिसाब से होंगे। पहले के इंडेक्स में आपको देखने को मिलता होगा एमटीएनएल, ठीक है ना। पहले के इंडेक्स के हिसाब, जो इकोनॉमी के हिसाब से जो 50 कंपनियां थी वो ऐड थी, और आज के हिसाब से जो बेस्ट 50 कंपनियां वो मिलेंगी आपको, ठीक है ना। अब आप देखिएगा पेटीएम भी ऐड होगा, क्योंकि पेटीएम क्या है, इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है पेटीएम। तो पेटीएम भी देखिएगा आप आने वाले टाइम पे निफ्टी 50 में जरूर ऐड होगा। जोमेटो को देखिए, जरूर ऐड होगा, ठीक है। तो सेबी क्या करती है, टाइम टू टाइम अपने इंडेक्स को मैनेज करती रहती है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी। वो इकोनॉमी को देखती है कि इकोनॉमी की आज ज़रूरत ज़्यादा कहाँ जा रही है, उस हिसाब से इंडेक्स को मैनेज कर देती है। क्योंकि उसको पता है उसको अगर 50 कंपनीज लेनी है इंडेक्स के अंदर, तो वो क्या करेगी, 2 कंपनियां बेकार हटा देगी और अच्छी वाली डाल देगी, और ये काम वो टाइम टू टाइम करती रहती है। ठीक है, कभी भी आप उठा के देख लीजिए, आज का इंडेक्स देख लीजिए, पिछले साल का इंडेक्स देख लीजिए, उससे पिछले साल, तो आपको उसके अंदर की कंपनियां चेंज मिलेगी। वो चेंज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कंट्री की इकोनॉमी में चेंज हो रहा है, कंपनी किस कह रहा हूँ, सॉरी, इंडिया की कंट्री की इकोनॉमी में चेंज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग वो इंडेक्स में भी चेंज करते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड रिवीजन प्रोसेस इज जनरली डन बाय द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। फॉर इंस्टेंस एनएससी इंडाइसेस आर मैनेज्ड, सॉरी, बाय अ सेपरेट कंपनी कॉल्ड एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड। तो ये सारे काम कौन करती है, एनएससी करती है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस ये पता होना चाहिए हाँ भाई इंडेक्स मैनेजमेंट नाम की एक चीज़ होती है जिसके अंदर इंडेक्स को मैनेज किया जाता है। कैसे मैनेज किया जाता है, जो बेकार कंपनियों से हटा देते हैं, और जो आज के हिसाब से, आज करंट इकोनॉमी के हिसाब से जो कंपनियां होनी चाहिए वो उसमें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब से पढ़ लेते हैं। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट चूजिंग इन द इंडेक्स स्टॉक्स आर deciding on the index calculation methodology. Maintenance means adjust the index of corporate actions like bonus issues, right issues, stock split, consolidation, merger, etc. Revision of index deal with changes in the composition of index as such, replacing some existing stock by the new ones because of changes in the trading, पैरिटिज्म ऑफ द स्टॉक इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई। अब ये इंडेक्स कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन भी क्या होता है मैं आपको बताऊं। बेसिकली हम क्या करते हैं, इंडेक्स को मतलब कंस्ट्रक्शन मतलब उसमें बदलाव करते रहते हैं। मैनेजमेंट हो गया कि हमें कौन कौन सी मतलब उसमें इकोनॉमी की ग्रोथ के हिसाब से इंडेक्स में कौन सी कंपनियां डालनी है कौन सी नहीं डालनी है, मैनेजमेंट उसको मैनेज करना, जिसका जो काम है एनएस। कंस्ट्रक्शन भी वही चीज़ हो गई, उसमें हम क्या करते हैं, निफ्टी 50 बना दिया, निफ्टी नेक्स्ट 50 बना दिया, ठीक है। तो वो इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है ना। तो ऑन गोइंग प्रोसेस मतलब आगे उसको और फर्दर उसका डाइवर्सिफिकेशन करना। पढ़ लेते हैं। अ गुड इंडेक्स इज अ ट्रेड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। इंडेक्स ऐसा हो जो प्रॉपर डाइवर्सिफाइड हो और उसमें लिक्विड डाइवर्सिफाइड हो। निफ्टी 50 के अंदर आप देखिए हर तरह की कंपनियां, निफ्टी बैंक से रिलेटेड कंपनी भी है, आईटी से रिलेटेड कंपनी भी है, एफएमसीजी से रिलेटेड कंपनी भी है, फार्मा से रिलेटेड कंपनी भी है, ठीक है, ऑटो से रिलेटेड कंपनी भी है। तो अपने आप में एक
डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है निफ्टी अपने आप में, ठीक है। अब ऐसा नहीं कर रखा एक गवर्नमेंट ने कि उसमें सारी उठा के ऑटो सेक्टर की कंपनी डाल दी 40 और 10 डाल दिया आपकी फार्मा की, 2 सेक्टर को मिलाकर के बना दिया जी इंडेक्स। ऐसे नहीं, हर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी उसके अंदर ऐड है, तभी वो निफ्टी बना है, तभी वो डाउ जोन्स बना है, ठीक है, तभी वो निकाई बना है। अब वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स रिफ्लेक्ट द बिहेवियर ऑफ ओवरऑल मार्केट और इकोनॉमी। आ गया जो मैंने आपको बताया, वाइल डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स इन रिड्यूस रिस्क, ठीक है, रिड्यूस होता है रिस्क बियॉन्ड अ पॉइंट, इट मे नॉट हेल्प इन द कंटेक्स्ट। गोइंग फ्रॉम 10 स्टॉक टू 20 स्टॉक गिव अ शार्प रिडक्शन इन रिस्क, ठीक है। भैया अगर मान लीजिए मेरे पास लाख रुपए हैं, वो मैंने 10 स्टॉक में डाले हैं, ठीक है, तो 10 स्टॉक में से अगर एक कंपनी डूब गई है, तो अगर मैंने इक्वली भी डाले हैं तो मेरे 10,000 रुपये डूब गए। लेकिन अगर वहीं मैंने वो 20 कंपनी में डाले तो मेरे 5,000 ही डूबते। तो वही क्या है, नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ा के मैंने अपने रिस्क को और रिड्यूस कर लिया। ऐसे अगर मैं 50 के बजाय 100 कर लूँ तो और अपने रिस्क को मैं कम कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं बियॉन्ड 100 पे जाऊँ तो मेरा रिस्क ज़ीरो ऑलमोस्ट हो जाएगा। अगर आप मैं आपको बताऊँ, अगर आप निफ्टी 50, आपको लगता है निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं वो तो बर्बाद हो जाएंगी, तो आप मत कीजिए निफ्टी 50 में। आपके पास निफ्टी 200 भी है, आप जाइए निफ्टी 200 में इन्वेस्ट कीजिए। आपके पास निफ्टी 100 है, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, आप मत करिए निफ्टी 50 में इंडेक्स, ठीक है। तो वही डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने इस बात में बताई कि निफ्टी में हम कैसे कैसे कंपनीज डाल के निफ्टी का डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, इंडेक्स का डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक in the indexes are chosen based on certain predetermined qualitative and quantitative parameters laid down by the index construction managers. When a stock satisfies the eligible criteria, it is entitled for inclusion in the indexes. Generally, final decision of inclusion or removal of securities from the indexes is taken by the specialized committee. जो भी कमेटी होती है ना, फाइनल ऑर्डर तो वही पास कर रही कि कौन सी किस तरह से निफ्टी 50 में कितने कौन कौन सी कंपनीज होनी चाहिए कि उनको क्या क्या ऐड करना है। तो ये किसका फाइनल डिसीजन किसका रहता है, कमेटी का रहता है। कौन सी कमेटी, एनएससी, ठीक है। अब आ गया ये इंडेक्स मेंटेनेंस एंड इंडेक्स रिवीजन। डे टू डे इंडेक्स में वही रिवीजन होता रहता है, मैनेजमेंट होता रहता है। तो कंपनी, आप देखिए कुछ सालों पहले रिलायंस इतनी बड़ी नहीं थी, रिलायंस का जो भाव चल रहा था 250, 300, 400, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना बड़ा नहीं था। लेकिन आप देखो रिलायंस आज 2500 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना बढ़ गया, कैसे, ड्यू टू प्रॉफिटेबिलिटी, ड्यू टू स्प्लिट, ड्यू टू बोनस। तो उसने अपने आप को इम्प्रूव करा और जिसकी वजह से इंडेक्स भी इम्प्रूव हुआ, ठीक है ना। तो वो यही बता रहा है, क्या बता रहा है, पढ़ेंगे। Maintenance and revision of indexes is done with the help of the various mathematical formula in order to keep the index comparable across time. The index need to take into account corporate actions such as stock split, share discount, insurance dividend, and reconstructing event. While index maintaining issue get triggered by the corporate action, index revision is unabated phenomenon unabated phenomenon to ensure that index captures the most vibrant lot of securities in the market and continue to correct reflect the market। वही है कि जो इंडेक्स में जो जैसे जैसे कंपनी में बदलाव आएंगे, कंपनी का शेयर स्प्लिट होगा, कंपनी डिविडेंड देगी, कंपनी बोनस देगी, तो उससे कहीं ना कहीं इंडेक्स पर असर पड़ता है। और इंडेक्स पे असर पड़ेगा तो उसमें इंडेक्स में रिवीजन होती है, ठीक है ना। अगर कंपनी अपने शेयर स्प्लिट कर रही है, अपने शेयर को स्प्लिट कर रही है तो प्राइस आधा रह जाएगा, ठीक है ना। डिविडेंड दे रही है तो उसका जो प्राइस है उतने डिविडेंड से कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, आप बस रीड कर लीजिएगा। अब मेजर इंडाइसिस हैं वो आप रीड कर लीजिएगा। इंडिया के ये दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है, जो इंडिया के पॉपुलर इंडेक्स हैं वो दे रखे हैं, निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500। अरे निफ्टी 500 में आप पैसा लगा दीजिए, 500 कंपनी थोड़ी मर जाएगी, ठीक है। अब एप्लीकेशंस ऑफ इंडेक्सेस देखिए, मैं आपको बताऊं, जो इंडेक्स फंड होते हैं
कौन से फंड होते हैं? जो अगर मान लीजिए आपको निफ्टी 50 में पैसा लगाना है, तो आप किस में लगाएंगे? आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा लगा दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको निफ्टी 500 में पैसा लगाना है, तो आप निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में पैसा लगा दीजिए। मार्केट में अवेलेबल है, आप इजीली चाहें और पैसा लगा सकते हैं। तो क्या हम ये माने कि जो अगर निफ्टी 100 रुपये मूव करेगा तो उसी प्रपोर्शन में इंडेक्स मूव करेगा? यस। अगर निफ्टी 100 रुपया ऊपर जाएगा, 100 मतलब 10% ऊपर है, तो निफ्टी का जो इंडेक्स फंड है वो भी उसी प्रपोर्शन में ऊपर जाएगा। और ये बेसिकली जो ये फंड होते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आप कोई भी ले लीजिए, मैं नाम नहीं लूँगा, मोतीलाल ओसवाल का ले लीजिए, निपॉन का ले लीजिए, जिस मर्जी का ले लीजिए, आपको ट्रैक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर अगर आप निफ्टी बाय करना चाहते हो तो आप ऐसे नहीं बाय कर सकते, ठीक है। आपको थ्रू इंडेक्स फंड ही उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी इंडेक्स डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये क्या होता है? इंडेक्स डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच हैव द इंडेक्स एज अंडरलाइन एसेट्स। इंडेक्स ऑप्शन एंड इंडेक्स फ्यूचर आर द मोस्ट पॉपुलर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वर्ल्ड वाइड। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंडेक्स डेरिवेटिव क्या होते हैं। मैं बताता हूँ, निफ्टी 50 फ्यूचर, निफ्टी का कॉल ऑप्शन, निफ्टी का पुट ऑप्शन, ये सारे इंडेक्स डेरिवेटिव में आते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी का लीजिए, हर इंडेक्स में ट्रेड नहीं होता, ठीक है ना। इंडिया में इंडेक्स में अगर आपको ट्रेड करना तो आपको निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप उसके डेरिवेटिव में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको उसके डेरिवेटिव अवेलेबल हैं, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी का फ्यूचर ले लीजिए। फ्यूचर्स मैंने आपको बताया डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। अब आ जाइए ईटीएफ्स। ईटीएफ्स क्या होते हैं? ईटीएफ्स भी बिल्कुल, देखिए, जो इंडेक्स फंड जो आपने लिया वो थ्रू म्यूचुअल फंड लिया, लेकिन जो ईटीएफ होते हैं वो करंट मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं। आप ये मान के चलिए, अगर आप चाहते हैं आप सुबह 100 रुपये का ईटीएफ ले और शाम को बेच के निकल जाए, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और ये हर प्रोडक्ट पे आपको मिल जाएंगे। आपको निफ्टी 50 का ईटीएफ मिल जाएगा, आपको गोल्ड का ईटीएफ मिल जाएगा, आपको गैस ऑयल एंड गैस का ईटीएफ मिल जाएगा, आपको सिल्वर का ईटीएफ मिल जाएगा। आप जिस भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ईटीएफ ले लीजिए, और बहुत ही ज़्यादा सेफ होते हैं ईटीएफ्स, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपके पैसे थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएं, या फिर मैं कहूँ फंस सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टिंग करते हैं या म्यूचुअल फंड इंडेक्स के थ्रू इन्वेस्टिंग करते हैं तो कभी भी आपका पैसा जीरो होने वाला नहीं है, कभी भी आप फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो इंडेक्सेस होते हैं वो होते ही ऊपर जाने के लिए हैं। और वैसे भी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो आने वाले टाइम पे ग्रो ही करने वाली है, क्योंकि इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, और जब आगे आगे डेवलप की ओर जाएगी और जानी है तो मार्केट का जो निफ्टी आज 15-16 हज़ार रुपये पे ट्रेड कर रहा है वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। जब कोरोना के टाइम पे आप देखिए 12,000 का निफ्टी 7.5 चला गया था, ठीक है, और 7.5 का आया और विद इन 1 ईयर वो 15 पे पहुंच गया, और फिर अब 15 के बाद टच करके विद इन 1 ईयर 18-19 पे पहुंच गया, 18.5 तक पहुंच गया, और अब फिर 16 पे आ गया। तो इंडेक्स होते ही ऊपर जाने के लिए है, ठीक है। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। बहुत तरह के मार्केट में ईटीएफ अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू आप अपने आप को निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं या किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। These types of fund invest in a specific index which is in objective to generate return equivalent to return on index। मतलब जो इंडेक्स रिटर्न देगा वही रिटर्न आपको इस फंड्स में मिलेगा। अगर निफ्टी 50 पूरे साल में 10% अप हुआ तो ये फंड्स भी आप डायरेक्ट निफ्टी 50 में
पैसा नहीं लगा सकते। अगर आपको निफ्टी 50 में पैसा लगाना है तो आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। दीज फंड इन्वेस्ट इन इंडेक्स स्टॉक इन द प्रोपोर्शंस इन विच दीज स्टॉक्स एग्जिस्ट इन द इंडेक्सेस। फॉर इंस्टेंस, सेंसेक्स इंडेक्स fund would get similar returns as that of Sensex index except फॉर अ स्मॉल ट्रेडिंग एरर। छोड़ दीजिए, वही कह रहा है कि जो निफ्टी और सेंसेक्स है, अगर आप सेंसेक्स में फंड में पैसा लगाते हो और आप निफ्टी के फंड में पैसा लगाते हो, आपको थोड़ा सा अंतर मिलेगा, बट आपको छोड़ दिए। हम ये मान के चल रहे हैं कि क्योंकि सेंसेक्स में एक्चुअली 30 कंपनियां हैं और निफ्टी 50 में 50 कंपनियां, तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल बहुत माइनर सा डिफरेंस रहता है। अगर निफ्टी 50 10% बढ़ा तो हम भी ये मान कर चलेंगे कि सेंसेक्स के फंड में भी हम लगाएंगे तो 10% ही हमको रिटर्न मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होता, ये इन्होंने बस समझाने के लिए बोला है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद ये मैंने को पढ़ लेते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटी दैट ट्रेड लाइक इंडिविजुअल स्टॉक ऑन एक्सचेंज। दे हैव नंबर ऑफ एडवांटेज ओवर other mutual fund as they can be bought and sold on the exchange. Since ETF are traded on exchange, intraday transaction possible। मैंने बोला ना, अगर आपको ETF सुबह खरीदना है, आप शाम को बेचना चाहते हो तो आप इजीली बेच सकते हो। लेकिन फंड में क्या होता है, अगर आपने एक बार बाय कर लिया ना तो उसकी 50-60 रुपये फीस जाती है। अगर आपको पता हो, मंथली उसकी आपको पे करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में अगर आप फर्स्ट टाइम वो खरीदते हो तो आपको 50 रुपये का चार्ज लगता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो शेयर की तरह है। सुबह खरीदा, शाम को भेज दिया, इंटरडे का चार्जेस तो लेके खरीद लिया, डिलीवरी लेके रख ली, और 2-4 दिन बाद भेज दो तो डिलीवरी के चार्जेस लगेंगे। मार्क टू मार्केट ये मान के चलिए आप, ठीक है। उन्होंने कुछ फंड्स के नाम दे रखे हैं, ICICI प्रूडेंशियल ETF बहुत तरह के मिलेंगे, निफ्टी का ETF मैंने आपको बताया ही, ठीक है। तो इसके साथ गाइस हमारा जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम चैप्टर 3 की बात करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। और गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब हमको प्रमोट करता है, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है आगे और ऐसी वीडियो बनाने का। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, थैंक यू गाइस।